हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गॉस लॉ के पार्ट 4 में। पार्ट 3 में हमने यहाँ तक किया था। ठीक है, बेसिकली ये जो हमने किया था उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ तक हमने कैसे पहुँचे थे। हमने क्या किया था, हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं फॉर कर्व्ड सरफेस एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया था, एक ऐसे इरेगुलर सरफेस लिया था, कोई भी सरफेस मतलब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऐसे इस शेप का, और उसके अंदर कोई एक चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स हमने बताया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो इस सरफेस से पास होने वाले जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे वो फ्लक्स होंगे इस सिचुएशन में, इस सिस्टम का वो फ्लक्स होगा। ठीक है, जितने भी फील्ड लाइंस पास होंगी इस सरफेस से वो होगा फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो हमको वो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस निकालना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। हमने क्या किया था, इसके क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कोई भी एंगल बना सकती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, कोई भी मतलब जैसे अगर इस यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे अलग एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखना है तो यहाँ पे सीधा 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम छोटा एंगल बनेगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि अलग अलग एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रही है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट नहीं है पूरे एलिमेंट में। बहुत छोटे अगर एलिमेंट देखें तो उसमें हमको कांस्टेंट लेना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए हमने उसको इतना छोटा कर दिया था कि वो कर्व से फ्लैट हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरे उसमें यूनिफॉर्म हो जाए। ठीक है, सो हमने वो सब कैलकुलेट करके हम यहाँ तक पहुँचे थे, दैट फाई आई, सिग्मा फाई आई। ठीक है, बहुत सारे जो छोटे छोटे फ्लक्स है, छोटे छोटे एलिमेंट्स का जो फ्लक्स है उनका सम है ये, और ये सम है सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका, और उसका डॉट प्रोडक्ट है सारे एरियाज। ठीक है, जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स के जो एरियाज है। हमने आई सब्सक्रिप्ट इसलिए लिया है कि हर एक एरिया अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो जहाँ पे कर्व पोर्शन ज़्यादा है वहाँ पे और छोटा होगा ए आई, सॉरी डेल्टा ए आई। ठीक है, और जहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट है तो वहाँ पे उसको और छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए इतना छोटा करना है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत छोटा करना पड़ेगा, पहले तो फ्लैट करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सपोज यहाँ पे वो भी अगर बहुत ही अलग एंगल बना रही है, बहुत अलग अलग एंगल बना रही है। ठीक, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, तो आप देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो एक बहुत अलग एंगल बनाएगी, और यहाँ से जाएगी वो एक बहुत अलग एंगल बनाएगी। तो हमको ये डेल्टा ए बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो सारे जो डेल्टा ए होंगे वो सारे जो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग साइज के होंगे, उनके एरियाज अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये भी यहाँ पे लिया है और ई आई लिया है। ठीक है, और इसको सम किया, इसको बोलते हैं समेशन। ठीक है, और इसको और टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्क्रीट सम, डिस्क्रीट सम। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया है, इनको डिस्क्रीटली सम किया है। ठीक है, सारे फ्लक्सिस को लेफ्ट साइड पे और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट्स के डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, जो बेसिकली फ्लक्स ही होता है, इसलिए हमारा लेफ्ट साइड पे फ्लक्स है। अब बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर क्योंकि बहुत सारे होंगे ऐसे एरिया एलिमेंट्स और उनको सम करना बहुत मुश्किल है, मतलब ये n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 लाख 1 करोड़। सो ये n क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है तो हम लोग इसको ऐसे एक एक करके ऐसे सम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही जीनियस आइडिया लगाया। ठीक है, एक मैथमेटिशियन ने, उसने क्या लगाया कि मान लो कि हम क्या करें, ये जो सारे एरिया एलिमेंट्स हैं उनके एरिया को एकदम 0 के नज़दीक ले जाए, मतलब लिमिट ले अगर हम लिमिट ले ले एज डेल्टा ए आई टेंड्स टू 0 दोनों तरफ, अगर हम इनको सारे एरिया एलिमेंट्स को इतना छोटा कर दे 0 के बहुत नज़दीक, तो वो सारे जो एरिया एलिमेंट्स हैं उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी फिर। ठीक है, और सारे जो फ्लक्सिस है, पहले तो जब हम 0 के नज़दीक ले जाएंगे सारे एरियाज को, एक तो सारे एरियाज जो एरिया एलिमेंट्स है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मान लो जैसे
दो एलिमेंट्स हैं, मान लो हमने एरिया एलिमेंट्स ले लिए ये दो, ठीक है, और इनको और छोटा कर दिया, तो इनके बीच में इनको और छोटा कर दिया, तो अब इनके बीच में और स्पेस आ गई, तो उसमें और एरिया एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। मतलब जैसे जैसे हम हर एक एरिया एलिमेंट को 0 के नज़दीक ले जाएंगे, नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, और वो भी ऑलमोस्ट बहुत सारे, उनका जो नंबर होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उनको सम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा डिस्क्रीटली, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो होता है कंटिन्यूअस सम, ठीक है, जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कंटिन्यूअस सम, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि अभी लेफ्ट साइड में क्या होगा कि सारे जो एरिया एलिमेंट्स जब हम उसको एकदम 0 के नज़दीक ले जाएंगे, तो ये जो अलग अलग फ्लक्सिस है वो ऑलमोस्ट विल टेंड टूवर्ड्स वन वैल्यू, तो सेम हो जाएंगे सारे, मतलब सारे एरिया एलिमेंट्स के जो फ्लक्सिस है, मतलब जैसे इस एरिया एलिमेंट का जो फ्लक्स है अभी क्या है, इस जब वो थोड़ा सा बड़ा एरिया एलिमेंट, तो इसका जो फ्लक्स है वो जरूरी नहीं है इसके इक्वल हो, ठीक है, लेकिन जब ये बहुत छोटे हो जाएंगे तो इनका सारे एरिया एलिमेंट्स का जो सेपरेटली जो फ्लक्स है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये आई सब्सक्रिप्ट हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा कि लिमिट एज डेल्टा ए आई टेंड्स टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, फाई आई इज इक्वल टू, लिमिट लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन जो होता है वो दोनों तरफ ही लेना होता है, किसी एक तरफ नहीं लेना होता, वो इनवैलिड होता है। टेंड्स टू 0 ई आई डॉट डेल्टा ए आई, ठीक है, सिग्मा आएगा आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है चीज़ है, मैंने जैसे बताया, जब हम एरिया एलिमेंट्स बहुत छोटे कर देंगे तो फ्लक्सिस जो है वो भी बहुत छोटे हो जाएंगे और वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस विल इम्प्लाई जस्ट बहुत ही छोटे फ्लक्स जो होते हैं, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे डेल्टा था, ठीक है, मैंने लिखना रह गया। सो बहुत ही जब छोटे फ्लक्स हो जाएंगे तो उसको हम बहुत ही छोटे इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल चीज़ों को हम d से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंशियल से। सो d फाई हो जाएगा और ये साइन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि ये साइन क्या है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है। ये एक्चुअली सम का जो एस है उससे बना हुआ है, और इसको अगर हम थोड़ा से खींच दें तो ये ऐसे हो जाएगा, और यही साइन इंटीग्रल के लिए यूज होती है। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस सम। अब कंटिन्यूअस सम क्या होता है और डिस्क्रीट सम में डिफरेंस क्या है? तो कंटिन्यूअस सम जो होता है उसको हम 1 2 3 ऐसे जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते वहां पे हम कंटिन्यूअस सम का यूज करते हैं, और जहां पे हम 1 2 3 ऐसे गिन सकते हैं वहां पे हम डिस्क्रीट सम का यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे आइस क्यूब्स होते हैं, ठीक है, अगर आप बड़े जो आइस क्यूब्स होते हैं जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, ठीक है, शरबत में डालने के लिए, तो वो जो आइस क्यूब्स होते हैं वो हम एक एक करके गिन सकते हैं। लेकिन मान लो हर एक आइस क्यूब को हम बहुत ही छोटा कर दें, दैट इट्स साइज टेंड्स टू 0, उतना छोटा अगर हम कर दें तो वो जो आइस क्यूब्स अगर मैंने किसी बाल्टी में रखे हुए हैं और बाल्टी से मैं अगर ऐसे फेंकूँ उनको, तो आप बता नहीं पाओगे वो आइस क्यूब्स है या पानी है, ठीक है। इतने छोटे छोटे आइस क्यूब्स हो जाएंगे कि वो पानी लगने लगेंगे। मतलब अब वो आप एक एक करके नहीं गिन सकते, अब उसको पानी की तरह गिनना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, जैसे लीटर्स में गिनते हैं, ठीक है। तो आप ये एनालॉजी से आप इसको देख सकते हो दैट पहले एक एक करके गिन सकते थे, लेकिन अब जब कंटिन्यूअस सम हो गया तो एक एक करके नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो जो सारे जो एरिया एलिमेंट्स है वो इतने छोटे हो गए कि अब ये पूरा एक कंटिन्यूअस सरफेस बन गया, कंटिन्यूअम बन गया, ठीक है। एक और वर्ड होता है इसमें, कंटिन्यूअम, इसको कहते हैं कंटिन्यूअम। मतलब वो जो बाउंड्रीज है इतने छोटे हो गए वो एरिया एलिमेंट्स दैट उनकी जो बाउंड्रीज है वो एकदम ब्लर हो गई, ठीक है। तो वो पूरा एक कंटिन्यूअम बन गया। अब उस कंटिन्यूअम के अंदर छोटी छोटी चीजें ऐड करनी है, और वो जो ऐड करनी है वो बहुत छोटी है, तो फिर आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते उनको, ठीक है, एक एक करके, तो आपको कंटिन्यूअस सम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये इंटीग्रल यूज करते हैं, ठीक है।
सो इंटीग्रल इस तरफ आएगा, इज इक्वल टू, अगेन ये भी एक इंटीग्रल हो जाए क्योंकि अगेन एरियाज अगर कम हो गए, ठीक है, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर एक एलिमेंट में से जा रही है वो भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, तो ये सबस्क्रिप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और एरिया भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, तो इसका सबस्क्रिप्ट भी चला जाएगा, ठीक है। सो यहां पे आएगा इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रल ई डॉट डी ए, डेल्टा ए का हो जाएगा डी ए और ये ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सबका सम होके, कंटिन्यूअस सम होके, सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ई आई है उनका कंटिन्यूअस सम होके ये टोटल ई हो जाएगा, ठीक है, और ये डी है, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस सम की साइन है, ठीक है। सो ये सारे डिफाई जो आपको पता है दैट इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज एक्स, ठीक है, सो सारे जो डिफाई है, जो छोटे छोटे फ्लक्स है, उनका सबका सम हो जाएगा फाई, इसको मैंने ई बोला था फ्लक्स, ठीक है, इसको फाई ई बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है, और क्लोज इंटीग्रल, बिकॉज ये क्लोज सरफेस है तो यहां पे आएगा क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि यहां तक क्लोज इंटीग्रल नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखो, क्योंकि अभी भी ये जो कंटिन्यूअस सम है ये सारे एलिमेंट्स का सम है, लेकिन अब ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। सो जब हम हर एक एलिमेंट का जब सम ले रहे थे वो कंटिन्यूअस नहीं था, लेकिन यहां भी हम रख सकते हैं, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल, बिकॉज अलोंग द क्लोज सरफेस है, तो यहां भी हम क्लोज इंटीग्रल रख सकते हैं, ठीक है। हर एक जो एलिमेंट का जो फ्लक्स था वो ओपन सरफेस का था, हर एक एलिमेंट का, लेकिन अब जो फ्लक्स होगा वो टोटल होगा पूरे सरफेस का, और वो सरफेस क्योंकि क्लोज्ड है, ठीक है, तो मतलब ये क्योंकि क्लोज्ड है सरफेस, ओपन सरफेस कैसा होगा, ऐसा होगा, ये ओपन सरफेस है, ठीक है, अगर ये पूरा ऐसे है तो फिर वो क्लोज सरफेस है। सो क्लोज सरफेस का ये मिल गया हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। सो बेसिकली ये फ्लक्स किसके लिए निकला, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर कर्व्ड सरफेस, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस से और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको ये यूज करना पड़ता है। ये जहां पे कर्व्ड सरफेस नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है वहां भी हम ये यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है हर एक एलिमेंट में, तो वो इंटीग्रल के बाहर निकल जाती है, ठीक है, और फिर हमको बस उसका एरिया, इंटीग्रल डी ए होता है, और वो टोटल एरिया, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस है तो उसका एरिया भी डिफाइंड रहता है टोटल, मतलब एरिया वेक्टर सेम ही होता है हर डायरेक्शन में, तो इसलिए हम आराम से इस फॉर्मूला से उसका भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला वर्सेटाइल फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होगा, ठीक है। सो ये रहा था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर, ओके। अब आते हैं गॉस लॉ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, ओके। सो अब आते हैं गॉस लॉ पे। अब गॉस लॉ क्या है, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अभी गॉस लॉ के 3 वीडियोस में हमने फ्लक्स का ही पढ़ा है, अब आएगा गॉस लॉ, ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला था कि गॉस लॉ बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा जो समझने वाली बात होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होती है, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या होता है, जैसे मान लो, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल लेते हैं। कोई एक इरेगुलर सरफेस है मान लो, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे को जानना है कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है, तो मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब मान लो मैंने फ्लक्स निकाला, अब वो फ्लक्स देता क्या है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गॉस लॉ में समझने वाली। बेसिकली क्या होता है, गॉस ने क्या निकाला, दैट ये जो फ्लक्स मिलता है हमको, जो सरफेस से हमने सरफेस से निकाला फ्लक्स, वो एक्चुअली ये बताता है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है गॉस लॉ के अंदर, दैट सरफेस
से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो अगर आप निकालोगे तो आपको ये पता चलता है कि इसके अंदर कितना चार्ज था इस सरफेस के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक जगह है, वहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्जेस है, ओके, और एक नेगेटिव चार्ज है। अब मेरे को निकालना है, और एक सरफेस के अंदर है, अब मेरे को निकालना है फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब जैसे ही मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा और उसको सॉल्व करूँगा तो मेरे को ये मिलेगा कि इसके अंदर कितना चार्ज है। ये बोलता है गॉस लॉ। सो गॉस लॉ क्या कहता है? सो ये है बेसिकली गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अगर हम लिखें मैथमेटिकली तो हम क्या लिखते हैं, दैट हम इस तरह से लिखते हैं गॉस लॉ। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to total charge enclosed by that surface। ठीक है, और उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है phi e is equal to total charge q enclosed upon epsilon 0, या इसको हम थोड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon 0। दिस इज गॉस लॉ। ठीक है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, दैट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज द चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, वो तो हमको वैल्यू पता ही होती है। तो बेसिकली अगर, और इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको चार्ज एनक्लोज पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो इसको यूज़ करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। सो फ्लक्स निकालोगे, अगर आपको चार्ज पता है कितना है तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस निकालोगे, और फिर वो फ्लक्स निकालते समय आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगी, क्योंकि एरिया आपको पता होगा। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अगर चार्ज एनक्लोज पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप चार्ज एनक्लोज निकाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना ज़रूरी है। अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना ज़रूरी है, और उसका एरिया भी पता होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं पता तब तक आप फ्लक्स भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप चार्ज एनक्लोज निकाल सकते हो, चार्ज कितना है, और अगर चार्ज निकालना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड रख के निकाल सकते हो कि चार्ज कितना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इसमें फाइंड कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कोई एक सरफेस के अंदर जब चार्ज है तभी ये यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक यहाँ पे Q चार्ज है। ठीक है, Q चार्ज है, अब मेरे को जानना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। ठीक है, तो एक तो आप टेस्ट चार्ज लेके आओ, वो एक मेथड है, पॉइंट चार्ज उसके पास लेके आओ। ठीक है, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज जो है वो लेके आओ, और फिर फोर्स निकालो, और फिर F इज इक्वल टू QE, उस फॉर्मूला से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के लिए आसान होता है निकालना। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्लक्स, जैसे अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्जेस का कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें फिर ये फार्मूला से बहुत प्रॉब्लम होता है निकालने में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे, जब हम अगले वीडियो में जब हम इसके ऊपर जो सम्स करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि वो पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज वाली मेथड है, वो पॉइंट चार्ज के लिए, या 2-3 चार्ज अगर है, या 2-3 चार्ज का अगर सिस्टम है उसके लिए वो सही रहती है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा चार्जेस होते हैं, नंबर ऑफ़ चार्जेस बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी शीट पे या लाइन पे, तो फिर ये मेथड ज़्यादा, गॉस लॉ की जो मेथड है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है चार्ज निकालने में और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालने में। ठीक है, सो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि अगर मान लो कोई एक चार्ज है
तो हम लोग उसके आसपास एक गॉसियन सरफेस ले सकते हैं और उस सरफेस से एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले सकते हैं और उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक एक्चुअल बाउंड्री, एक्चुअल सरफेस होना चाहिए उसको इनक्लोज किया हुआ चार्ज को। ठीक है, हम भी उसको चार्ज को एक इमेजिनरी सरफेस से इनक्लोज कर सकते हैं और उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये ऑब्वियसली वो गॉस ने ये कॉन्सेप्ट निकाला है। ठीक है, सो इसलिए गॉसियन सरफेस। ओके, सो इस तरीके से किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को गॉसियन सरफेस में एनक्लोज करके उसके सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स अगर हम फाइंड कर दें तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। ठीक है, या उल्टा भी, जैसे कितना चार्ज है वो जानना है तो उसको इनक्लोज कर दो गॉसियन सरफेस में। ठीक है, सरफेस से फ्लक्स निकालो और उससे हमको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड कितना है। ठीक है, सो ये एक बहुत ही यूज़फुल, हम लोग देखेंगे जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये जो चार्ज निकालना होता है, चार्ज इनक्लोज्ड, या फिर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज का हम देख लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उस केस में हम लोग कैसे, और गॉसियन सरफेस जो लेना होता है इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, वो मैं बताऊंगा जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। गॉसियन सरफेस जो लेना होता है वो स्फीयरिकली, अगर जैसे मान लो ये चार्ज है, ये स्फीयरिकली सिमेट्रिक है, तो हम लोग स्फीयरी गॉसियन सरफेस लेंगे। वैसे क्योंकि हमको लेना है तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं गॉसियन सरफेस स्क्वायर भी ले सकता था। ठीक है, इसके आसपास, लेकिन स्क्वायर लेने से क्या होगा, हम और प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ का पर्पस क्या है, प्रॉब्लम को आसान बनाना। तो इसलिए गॉसियन सरफेस जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है उस चार्ज में से, उसके हिसाब से गॉसियन सरफेस हमको सोचना पड़ता है कि कैसे लेना है। ठीक है, तो वो सिमेट्रिक ही लेना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, नहीं तो काम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, फिर गॉस लॉ भी काम नहीं आता। अगर आपने जैसे ये स्क्वायर ले लिया, अब निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन जैसे ही मैं उसको सर्कल लूँगा, या हाँ मतलब सर्कुलर लूँगा या स्फीयरिकल लूँगा, सर्कल नहीं बोलना चाहिए बिकॉज 3 डायमेंशन में अगर चार्ज यहाँ पे है तो उसके आसपास मैंने स्फीयर रख दिया गॉसियन सरफेस का इस तरीके से, तभी वो सरफेस है। सर्कल पे तो वो कर्व होगा ना, सर्कल होगा तो, क्योंकि वो 2 डायमेंशन में होता है सर्कल। सरफेस जो होता है वो पूरा 3 डायमेंशन में होता है, तो इसलिए हमको गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, गॉसियन सर्कल नहीं बोल रहे हैं। तो वो 3 डायमेंशन में है पूरा, मतलब जैसे ये चार्ज है, जैसे ये बॉल है वो चार्ज है, तो इसके आसपास पूरा अगर मैंने एक स्फीयर ले लिया बहुत बड़ा, एक इमेजिनरी स्फीयर, तो उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, सो हम लोग पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं दोनों मेथड से। कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं पॉज करके। सो अब गॉस लॉ यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग वो फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है, जो F = QE फार्मूला है। इसका तो सिंपल है, जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, सॉरी एक चार्ज है Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज स्मॉल q, ओके, एंड मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसकी इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, सो कैसे निकालते हैं पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड? हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं इस P पॉइंट पे रखने के लिए, एक हम टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, इस P पॉइंट पे रख देते हैं। ठीक, और हम लोग मेजर करते हैं उस पे ऊपर इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, वो फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसको Q0, ये जो हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं Q0 से, और Q0 से
उसका जो चार्ज है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं फोर्स को, ठीक है, तो हमको टोटल फोर्स मिल जाता है। जैसे E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, ठीक है। सो सपोज फोर्स जो लगता है कूलम फोर्स वो क्या होता है, F इज इक्वल टू Q0 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, सपोज जैसे मान लें r², दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो r² और ये k। F इज इक्वल टू ये अगर ये डायरेक्शन r कैप ले ले तो डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली इसमें मैग्नीट्यूड भी चलता है, ठीक है। सो सपोज हमने ये फोर्स ले लिया Q0 अपन r² r कैप, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जस्ट फोर्स को क्या करना है, Q0 से डिवाइड करना है, तो Q0 से जब डिवाइड कर दोगे ये कैंसिल हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू k Q अपॉन r² r कैप, ये डायरेक्शन के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा k Q अपॉन r², ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल पाए इसकी k Q अपॉन r², ठीक है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो गॉस लॉ यूज करके करना है, तो गॉस लॉ कैसे यूज करें। अब आप देखो इसमें भी 3 स्टेप हमको लगे, ठीक है, और ये चौथा स्टेप। सो 4 स्टेप हमको 4-5 स्टेप में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब देखते हैं गॉस लॉ में क्या कैसे करेंगे, गॉस लॉ यूज करके। गॉस लॉ कैसे यूज करना है, जैसे ये अलग से बनाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी मैं बना देता हूँ फॉर रेफरेंस, इस तरीके की होती है, स्फीयरिकली सिमेट्रिक होती है। सो अब हम क्या करेंगे, इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस बना देंगे, स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब आप देखो हमने एक कंस्ट्रक्ट कर दिया एक स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस अराउंड दिस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसका मैग्नीट्यूड भी लिख देते हैं Q, इसका मैग्नीट्यूड है Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का। अब हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। अब आप देखो इसके सेंटर में हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, जो गॉसियन सरफेस है उसके सेंटर में, और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे निकल रही है, ठीक है। अब सेंटर से उसके सरफेस तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है स्फीयर का, ठीक है। तो ये स्फीयर के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो स्फीयर के रेडियस है, रेडियाई है, ठीक है। और रेडियाई हमको पता है वो 90 डिग्री एंगल पे ही होता है, इट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है, टू द सरफेस। जो रेडियस होता है या रेडियाई होते हैं किसी सर्कल के या फिर स्फीयर के, दे मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट ऑन द सरफेस, ओके। तो हम मान सकते हैं कि सारे जो है वो सेम एंगल बना रहे हैं, ओके, सारे जो है वो सारे रेडियाई जो है वो सरफेस के साथ क्या है, सेम एंगल बना रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका जो एंगल होगा वही इसी का एंगल होगा, वही इसका एंगल होगा, ठीक है, तो सारे सेम एंगल है। अब देखो सिमेट्री से कैसे फर्क पड़ता है, स्क्वायर अगर मैं लेता तो सारे सेम एंगल नहीं बनाते, ठीक है, तो मेरे को अलग अलग वॉल्स का लेना पड़ता अलग अलग, ठीक है, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें क्या है, मैं सेम ले सकता हूँ। सो गॉस लॉ लिखेंगे इसके लिए, तो गॉस लॉ क्या है, अब मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि चार्ज एनक्लोज मेरे को पता है Q चार्ज है, ठीक है, वो उसी का तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, गॉस लॉ यूज करके। सो गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA, इज इक्वल टू Q अपॉन, क्योंकि चार्ज एनक्लोज कितना है, गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, Q, सो Q अपॉन ε0, इतना चार्ज वो एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एक एरिया एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एक एरिया एलिमेंट के लिए क्या है, कांस्टेंट है, ओके। सो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। सो क्लोज इंटीग्रल के बाहर ले लिया, TA इज इक्वल टू Q अपॉन ε0, ठीक है।
अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एंगल बना रही है सभी एरिया एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, तो टोटल जो इंटीग्रल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब सो ई, अब क्लोज इंटीग्रल, अब पूरा जो एरिया है वो कितना है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो ई इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, 4 पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। सो ई बन जाएगा, ये अगर 4 पाई स्क्वायर नीचे चला गया, सो ई हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के होता है, ठीक है। जो हमारा ये जो यहाँ पे आया था वही आ गया, ई इज इक्वल टू हमने निकाला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, सो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। सो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल सकती है, ठीक है। ये समझना जरूरी है, ये स्टेप इसमें समझना जरूरी है। अब देखो ये स्टेप में ई क्यू बाहर निकला, वो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि ई डॉट डी है, मतलब इसको अगर हम एक और स्टेप अगर लिखे तो इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ई डी ए कॉस थीटा, अब कॉस थीटा जो है यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है, मान लो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, एरिया वेक्टर क्या है, ये इस पोजीशन पे एरिया वेक्टर भी यही होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा 0 है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो 0 है, और हर जगह 0 होगा, वो जो थीटा होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि सरफेस पे 90 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर एक एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 1 होता है, तो इसलिए ये ई डी ए हो जाएगा, और ई क्योंकि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है हर एक उस पर, ठीक है, तो ई मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ई डी ए एंड डी ए उसका इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। इस वीडियो में अभी इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे, जिसके अंदर जैसे कंटिन्यूअस चार्ज, बहुत सारा चार्ज है, ठीक है। ये तो हम इस स्टेप से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ज़्यादा स्टेप हो गए, ठीक है, लेकिन जब हम देखेंगे कि इससे जो नहीं निकाल सकते वो भी 3 स्टेप में हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए थोड़ा उल्टा है, ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा स्टेप लगते हैं, उसमें थोड़े कम स्टेप लगते हैं ये वाले फार्मूला में, लेकिन जब हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे, वहाँ पे ये और छोटे मतलब और कम स्टेप में ये सॉल्व होता है, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही पार्ट 4 में, ठीक है। पार्ट 5 में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे गॉस लॉ पे, ओके, एंड शायद उस वीडियो में शायद पार्ट 6 की ज़रूरत पड़ जाए, बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, एंड पार्ट 5 शायद हमारा आखिरी पार्ट हो सकता है इस सीरीज़ का, गॉस लॉ की सीरीज़ का, बट अगर ज़रूरत पड़ी, अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रह गया तो पार्ट 6 में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए पार्ट 4 में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।